साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, शॉर्ट में NSM। तो संदर्भ यह है कि भारत अपनी सुपर कंप्यूटर सुविधाओं में तेजी से विस्तार कर रहा है और वह देश में स्वयं के सुपर कंप्यूटरों के विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्षमता विकसित कर रहा है। तो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है और इसे उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, या इंग्लिश में कहें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये शॉर्ट में हम लोग CDEC के नाम से जानते हैं, जो कि पुणे में स्थित है, और भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसके द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अब यह जो नेशनल कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना करना तथा देश के राष्ट्रीय शैक्षणिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों को सशक्त करना है या बनाना है। दूसरा चीज़, इन सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस मिशन में इन एप्लीकेशन या अनुप्रयोगों के विकास संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च पेशेवर, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC की जानकारी रखने वाले एक कार्यबल या टास्क फोर्स का विकास भी सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग यह जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। तो इसके तहत स्वदेशी तौर पर असेंबल किए गए पहले सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को IIT BHU जो कि बनारस में है, इसमें स्थापित किया गया। इसके बाद परम शक्ति को IIT खड़गपुर में और परम ब्रह्म को IISER पुणे में स्थापित किया गया। ये सुपर कंप्यूटर जो हैं वेदर एंड क्लाइमेट, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मटेरियल साइंस जैसे डोमेन एप्लीकेशन से लैस हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो भारत ने एक स्वदेशी सर्वर जिसका नाम है रुद्रा, इसको विकसित किया है, जो सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों जो PSUs हैं उनकी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और यह पहला अवसर है जब CDEC द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ देश में कोई सर्वर सिस्टम बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, APEC, या इंग्लिश में कहें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में। यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनके उद्देश्य और कार्य के संबंध में जो या संरचना के बारे में जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि इस वर्ष महामारी का जो APEC फोरम का जो आयोजन था वो ऑनलाइन किया गया था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है APEC संस्था। तो APEC जो है, यह वर्ष 1989 में स्थापित एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के मध्य बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता लाकर क्षेत्र में, मतलब ये जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लोगों को समृद्ध करना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 21 राष्ट्र सम्मिलित हैं। तो एक बार जो भी सदस्य हैं, इस जो भी देश के सदस्य हैं, उसके नामों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इस तरह पूछ लेता है। जैसे इस बार के UPSC के एग्जाम में G20 के देशों को पूछ लिया था। 4 देशों के नाम अलग अलग विकल्पों में दिए गए थे और पूछा था इसमें से कौन से जो 4 का ग्रुप है वो G20 के सदस्य हैं। तो एक बार देख लेते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है, ब्रुनई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, चीनी जनवादी गणराज्य अर्थात चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यूगिनी, पेरू, फिलीपींस, रूसी संघ अर्थात रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम, ये 21 देश इसमें सम्मिलित हैं। और हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि भारत जो है इस APEC का सदस्य नहीं है। तो कहीं भी आ जाए कि क्या भारत APEC का सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं विलो वार्बलर के बारे में।
विलो वार्बलर के बारे में बात करें तो यह एक क्या है, पक्षी है। तो हाल ही में इस पक्षी को देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में देखा गया है और यह सबसे लंबे समय तक प्रवास करने वाले छोटे पक्षियों में से एक है जो पूरे उत्तरी एवं समशीतोष्ण यूरोप और पहले आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करते हैं। यहाँ पे आप इसको फिगर में देख सकते हैं, चित्र में कुछ इस प्रकार से यह दिखाई पड़ता है। आगे इसके बारे में और चीज़ें देखें तो आयुष्यन की जो रेड लिस्ट है उसमें यदि इसकी संरक्षण की स्थिति को देखें तो यह उसमें लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध अर्थात संकट मुक्त है। इसके अलावा केरल से ये जो वार्बलर की 17 प्रजातियों के मिलने की पुष्टि की गई है और विलो वार्बलर केरल में दर्ज की जाने वाली 18वीं प्रजाति है तथा 533वां पक्षी है ये। आगे बात करते हैं, मतलब अभी तक 17 प्रजातियों की पुष्टि की गई थी, अभी जो पाया गया है विलो वार्बलर ये 18वीं प्रजाति है इसकी। आगे बात कर लेते हैं, विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में भारत के 2 सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए इसके बारे में। तो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता जिसका नाम है एटोस, इसने घोषणा की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा किस नंबर पे है, 63 पोजीशन पे। और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो परम सिद्धि है। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसके बारे में हम लोग शुरुआत में ही चर्चा किए थे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके तहत निर्मित किया गया है। और इसके अतिरिक्त परम सिद्धि 63 पोजीशन पर है। इसके अतिरिक्त मौसम के पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल होने वाला, जो कि पुणे में स्थापित किया गया है, प्रत्युष जो सुपर कंप्यूटर है, इसको इस सूची में 78वां स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से भारत के 2 सुपर कंप्यूटर अंडर 500 में है। आगे बात कर लेते हैं 5 आइज के बारे में। तो 5 आइज क्या है, यह अभी चर्चा में आया था चाइना के संदर्भ में। चाइना के द्वारा इनको 5 आइज को चेतावनी जारी की गई थी, तो इसी वजह से 5 आइज चर्चा में आया था। तो देख लेते हैं 5 आइज है क्या। तो यह एक खुफिया गठबंधन है जिसमें 5 देश शामिल हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका। तो इन 5 नामों को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका। ये देश जो हैं बहुपक्षीय इंग्लैंड अमेरिका समझौते यूके यूएसए एग्रीमेंट के पक्षकार हैं। और यूके यूएसए जो एग्रीमेंट है ये सिग्नल जो कम्युनिकेशन, विभिन्न देशों का जो कम्युनिकेशन होता है उन सिग्नल की खुफिया जानकारी है सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है। यह उत्पन्न कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1946 में हुई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका और इंग्लैंड अन्य विदेशी राष्ट्रों के संचार जो कम्युनिकेशन है उस पर खुफिया जानकारी जो उन्हें मिलती है उसके आदान प्रदान के लिए आपस में ये सहमत हुए थे। आगे चल करके 1948 में कनाडा इसमें शामिल होता है। फिर 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस गठबंधन में सम्मिलित हो जाते हैं और ये 5 देश मिलकर के 5 आइज बनाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये केवल 5 आइज नहीं है, 5 आइज के अलावा भी 9 आइज हैं और 14 आइज हैं, अलायंस हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 5 आइज में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। जबकि 9 आइज की जब बात करेंगे तो 5 आइज ये 5 आइज प्लस डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे हैं। और वहीं 14 आइज में क्या हो जाएगा, 14 आइज में 9 आइज ये प्लस जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन। तो ये 9 आइज हैं। तो इस प्रकार से 5 आइज है, 9 आइज है और आपका 14 आइज है। आगे बात कर लेते हैं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के बारे में। तो यह जो चैलेंज है इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखिएगा इसको किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसमें किया क्या जाना है। तो इसके तहत 30 अप्रैल 2021 तक 243 शहरों को जो है सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई पर स्विच करने की चुनौती दी गई। मतलब ये जो 243 शहरों के जो सीवर और सेप्टिक टैंक है जिनकी सफाई अभी मैनुअली होती है उसको मशीनीकृत करने की चुनौती दी गई। कब तक? 30 अप्रैल 2021 तक। इस चैलेंज का उद्देश्य जो है वो सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना। मतलब जो मैनुअली सफाई की जाती है उस पर रोक लगाना और उसे मशीन से साफ करना है। और इस पहल को या जो इनिशिएटिव लाया गया है इसे विश्व शौचालय दिवस जो कि
प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर शुरू किया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा 2020 की जो थीम है विश्व शौचालय दिवस की, वह क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो यह थीम भी याद रखिएगा, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यह जो इस प्रकार के इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं कि ये जो सीवर और सेप्टिक टैंक है, इनकी सफाई जो है मशीनों से की जाए। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, ऐसा क्यों अब किया जा रहा है। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 और माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय स्पष्ट रूप से खतरनाक एवं हानिकारक सफाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति सुरक्षात्मक उपकरण धारण किए बिना किसी सेप्टिक टैंक या सीवर में प्रवेश नहीं कर सकता है और न ही ऐसी किसी प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। तो इसी के तहत इस प्रकार के नए नए पहल लाए जा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो टॉप 500 परियोजना जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को ट्रैक करती है, जिसके तहत हम लोगों ने भारत के बारे में बात की थी। भारत के 2 सुपर कंप्यूटर जो हैं अंडर 500 हैं, परम सिद्धि और प्रत्युष। तो ये जो आपका सूची आती है, वर्ष में 2 बार इस सूची को प्रकाशित किया जाता है। इस सूची के अनुसार जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू, जिसकी स्पीड कितनी है? 442 पेटा फ्लॉप्स, और दूसरी अमेरिका की IBM समिट 8 पेटा फ्लॉप्स, ये विश्व के 2 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो जापान का फुगाकू है। आगे चलते हैं, अगला है वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन, ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन के बारे में, जिसे GPC शॉर्ट में कहते हैं। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और जो दानकर्ता था डोनर्स हैं और नागरिक समाज संगठनों, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनका एक वैश्विक गठबंधन है। और वर्ष 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन की स्थापना कब होती है? 2017 में। क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना HIV रोकथाम में तेजी लाने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से की गई थी। और इस वर्ष का जो सम्मेलन किया जा रहा है वह 2016 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक टारगेट रखा गया था कि 2030 तक एड्स को समाप्त करने का जो उद्देश्य बनाया गया था, उसको प्राप्त करने के लिए है जो इस वर्ष का जो सम्मेलन है वो काफ़ी महत्व रखता है। इसके अलावा जो GPC जिसको हम लोगों ने कहा ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन, इसके सदस्य देशों ने 2010 की तुलना में नए वयस्कों में HIV संक्रमण को 2020 के अंत तक 75% कम करने का, मतलब 75% तक कम करने पर सहमत व्यक्त की थी। तो याद रखिएगा कितने परसेंट कम करने की सहमत व्यक्त की थी? 75%। आगे बात कर लेते हैं गिलन बर्रे सिंड्रोम के बारे में। तो गिलन बर्रे सिंड्रोम GBS यह क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि एक दुर्लभ जटिल मामले में कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गिलन बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित पाया गया है। भारत में अगस्त से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यह गिलन बर्रे सिंड्रोम है क्या, GBS। तो यह एक बहुत ही दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी विकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें रोगी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, वो कोरोना वायरस को नष्ट करने के प्रयास में गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र, या इंग्लिश में कहें तो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि यह परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं होता है नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबद्ध होता है, जुड़ा होता है। और इस पर हमला करने से, जब इस पर ये हमला होता है कोरोना वायरस पर अटैक करने की जगह पर, तो इससे शरीर के अंगों के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है। और गिलन बर्रे सिंड्रोम जो है ये बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण के कारण होता है। सिंड्रोम से प्रभावित होने के जो प्रारंभिक लक्षण हैं या लक्षणों में इसमें कई चीज़ें शामिल, जैसे त्वचा में झुंझुनी या खुजली की अनुभूति होती है। इसके बाद मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द और सुन्न होने लगती है। अगला है बुकर पुरस्कार 2020 के बारे में। एक मैन बुकर होता है, एक बुकर पुरस्कार होता है। तो ये बुकर पुरस्कार 2020 है। तो बुकर पुरस्कार 2020 के बारे में बात करें तो स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले और प्रसिद्ध उपन्यास सगी बैन के लिए वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सगी बैन की कहानी जो है उनके गृहनगर ग्लासगो इंग्लैंड में स्थित है। तो ग्लासगो की पृष्ठभूमि पर आधारित है
और बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का अग्रणीय साहित्यिक पुरस्कार है। तो याद रखिएगा ये अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को ही दिया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और है, यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा की अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो बुकर पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है, स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को, उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।